बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि A photon has wavelength 350 नैनोमीटर। हमारे पास एक फोटोन है और उसकी वेवलेंथ 350 नैनोमीटर बताई गई है। इसके बाद वो पूछता है कि व्हाट इज इट्स एनर्जी इन जाउल्स एंड आल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फोटोन की एनर्जी फाइंड करें और एनर्जी आपने जाउल में भी फाइंड करनी है और फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं जाउल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों ही एनर्जी के यूनिट्स हैं। आइए स्टूडेंट्स, इसका गिवन डाटा लिखते हैं और उसके बाद जो फाइंड करना है उसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट में आपको सोल्यूशन जो है अच्छे तरीके से समझाऊंगा। गिवन डाटा की हेडिंग दे लेते हैं। हमें उसने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में सिर्फ वेव लेंथ की वैल्यू दी गई है, तो हम लिख लेते हैं वेव लेंथ। आप जानते हैं कि हम वेव लेंथ को लैम्बडा के साथ डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लैम्बडा लिख लिया और इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास है 350 नैनोमीटर। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वेव लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है, तो जब भी हमें वो वेवलेंथ देगा हम उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो नैनो जो है ये प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू 10 की पावर -9 होती है, तो आप यहाँ पे नैनो की जगह पे उसकी वैल्यू यानी कि 10 की पावर -9 पुट कर दीजिए और ये मीटर आप वैसे ही लिख लें। इसके बाद ये दो कांस्टेंट हैं जो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने होंगे सॉल्यूशन में। मैं आपको बता दूं कि प्लांक्स कांस्टेंट जो है इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब में प्लांक्स कांस्टेंट का यूज़ होगा। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू वो डाटा के अंदर नहीं देगा, इसलिए आप प्लांक्स कांस्टेंट को अच्छे तरीके से इसकी वैल्यू और इसका यूनिट याद कर लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसका यूनिट MCQs के अंदर भी पूछा जाता है। प्लांक्स कांस्टेंट को हम h के साथ शो करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 और इसका यूनिट भी याद रखिएगा, ये होता है जॉउल सेकंड। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं, इसको हम c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चूंकि फोटोन है ना, तो कोई भी जो फोटोन है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही मूव करता है, तो लिहाजा इसलिए हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट भी लिख ली। अब हमने फाइंड क्या करना है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इन जाउल्स एंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने एनर्जी को फाइंड करना है दोनों यूनिट्स में, तो एनर्जी को E के साथ शो करें और इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दें कि ये हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला यूजिंग की हेडिंग दें। फार्मूला आप याद रखिए, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। ये फार्मूला आपने तब यूज करना है जब आपको वेवलेंथ दी गई हो और आपने एनर्जी फाइंड करनी हो, या आपको एनर्जी दे के वेवलेंथ पूछ ले तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। रिमेंबर, याद रखिएगा, एनर्जी और वेवलेंथ दोनों में से कोई एक चीज दे के दूसरी चीज पूछ ले तो आपको ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है। आइए स्टूडेंट, सॉल्यूशन की हेडिंग दीजिए और लिखें यूजिंग द फार्मूला। हम इसी फार्मूला को यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा। तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे, लिख लें बाय पुटिंग वैल्यूज। E इज इक्वल टू H की वैल्यू देखें मैंने आपको गिवन डाटा में पहले लिखवा दी। इसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। इसके बाद C लाइट की स्पीड को शो करता है, फोटोन लाइट की स्पीड के साथ ही मूव करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ओवर लैम्बडा। और लैम्बडा जो है ये उसने खुद दिया हुआ है, वेवलेंथ हमें दी गई है 350 इंटू 10 की पावर -9। अब स्टूडेंट्स एक काम करते हैं कि पहले ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये देखिए मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है। आपने इसको लिखना कैसे है,
6.63, ये मल्टीप्लाई आपने नहीं लगाना, डायरेक्ट लिखें। ये 10 की पावर के लिए EXP, 10 की पावर ये -34। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये लिखा गया है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 और ये 10 की पावर 8। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ऊपर वालों को, तो ये मेरे पास आया 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25। और नीचे वाले को आप एक दफ़ा यहाँ पे ऐसे ही लिख लें, 350 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब स्टूडेंट्स हम एक काम करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। मेरे पास क्योंकि ऊपर वाला पहले ही लिखा हुआ है तो मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 350 यानी 350, और ये 10 की पावर के लिए EXP और ये -9। तो मेरे पास कैलकुलेटर पे इसका जो आंसर आया है मैं उसको लिख रहा हूँ, ये है 5.68। आगे भी काफ़ी नंबर्स हैं, 6828557, तो मैं इशारिया के बाद 2 डिजिट्स ले लेता हूँ। 5.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। स्टूडेंट्स ये जो है एनर्जी आ चुकी है, लेकिन ये जाउल में आई है, तो हमने एनर्जी को जाउल के अंदर जो है वो फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद हमने इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है, ठीक है। जाउल से किस में जाना है, कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि उसने पूछा है कि आप इसको ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी फाइंड करें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं आपको कन्वर्जन बताने जा रहा हूँ दोनों तरीके की। अगर आपने जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जाउल के। तो अगर आपने ये देखें, मैंने वैल्यू वैसे लिख ली, ऊपर वाली ये वैसे लिख ली। जाउल की जगह से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाना है तो फिर मुझे इसको 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जाउल से ये पहले ऊपर रकम वैसे ही लिख ली, 5.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 लिख लिया। जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो हमेशा याद रखना किस पे डिवाइड करना है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, और 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक काम करें कि ये 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे ये एक स्टेप रह गया है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व करता हूँ। तो ये आया जी एनर्जी E इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास आया 5.68 और नीचे हमारे पास यहाँ पे ये आया है 1.6। तो 1.6 लिख लिया और यहाँ पे अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लगा दें। अब आप कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड कर लें। तो देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 5.68 को डिवाइड किया 1.6 पे, तो ये आया 3.55। क्या आया, 3.6 भी लिख सकते हैं, लिखना हो 3.55 जो है ये मेरे पास आंसर आया है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको 3.6 राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, ठीक है। चूंकि आगे वाला 5 है, पीछे वाला अगर ऑड हो तो उसको एक इंक्रीज कर देते हैं। राउंड ऑफ डाटा कैसे करते हैं ये आपने फर्स्ट ईयर में 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो ये एनर्जी जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ चुकी है। तो जो फाइनल आंसर होते हैं ना, इनके साथ आपने यूनिट भी ज़रूर लिखना होता है और इनके साथ आपने इनके ऊपर आपने बॉक्स भी बनाना होता है। अब हम यहाँ पर रिजल्ट की हेडिंग देते हैं, ठीक है। रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद हम यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं। बस हमने यही लिखना है कि जो एनर्जी है वो हमारे पास फाइंड हो चुकी है। कितनी आई, 5.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जाउल, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एनर्जी है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स जब आपने पेपर में अटेम्प्ट करना हो न्यूमेरिकल, तो उसका जो प्रॉपर मेथड है पेपर में अटेम्प्ट करने का वो ये वाला है कि आप 5 हेडिंग्स दें। पहले आप गिवन डाटा लिखें, जो उसने वैल्यू दी है वो लिख लें, या जो एक्स्ट्रा वैल्यूज इसमें पुट हो रही हैं वो आपको पता चल जाता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि भाई इसमें ये वेवलेंथ दी है एनर्जी पूछिए, तो इसमें एच और सी यानी प्लांक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट यूज होंगे, तो उसको भी फिर आप गिवन डाटा में मेंशन कर दें। जो फाइंड करना है उसकी हेडिंग दें, एक चीज फाइंड करनी है, 2 चीजें फाइंड करनी लिख लें। जो फार्मूलाज यूज करने हैं, एक यूज करना है, 2 यूज करने हैं, वो यहाँ पे इस हेडिंग में मेंशन करें।
सॉल्यूशन, ऐसे करके आप सॉल्व करें। फाइनल रिजल्ट के ऊपर आप बॉक्स बनाते जाएं। आंसर के साथ आपने यूनिट ज़रूर लिखना है। एक तो आपने यूनिट लिखना है गिवन डाटा में, दूसरे नंबर पे जो फाइनल आंसर आता है इनमें आपने यूनिट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, नंबर काट सकते हैं। और लास्ट पे आप रिजल्ट की हेडिंग देंगे, जो आपने फाइनल आंसर लेके आए हैं उनको आप एक दफ़ा रिजल्ट में दोबारा लिख दें। तो जो टॉपर स्टूडेंट हैं, जो 100% मार्क्स लेते हैं, ये है उनका मेथड। 5 हेडिंग्स देते हैं, गिवन डाटा टू फाइंड सोल्यूशन, ठीक है, गिवन डाटा टू फाइंड फार्मूला यूजिंग सोल्यूशन और रिजल्ट। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर 3 हेडिंग से काम चला लेते हैं, गिवन डाटा टू फाइंड और सोल्यूशन। वो ये वाली हेडिंग और रिजल्ट वाली हेडिंग को स्किप कर देते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि एक से आपका पेपर जो है वो ऐसे लगता है जैसे टॉपर स्टूडेंट ने किया हो, जबकि 3 हेडिंग्स दें कि नंबर फिर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो पेपर करने का मयार होता है वो फिर पहले वाला नहीं बन पाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब हम सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि अ सर्टेन एटम हैज़ अ सेपरेशन इन एनर्जी ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 जाउल बिटवीन 2 ऑफ इट्स एनर्जी लेवल्स। एक एटम में 2 एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमें इतना दिया गया है। आइए स्टूडेंट्स, गिवन डाटा की हेडिंग देते हैं और लिख लेते हैं एनर्जी सेपरेशन। एनर्जी सेपरेशन को आप डेल्टा ई के साथ शो करेंगे और ये इक्वल है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 जाउल। अच्छा, इसके बाद कहता है व्हाट फ्रीक्वेंसी फोटोन इज रिक्वायर्ड टू मेक द एटम चेंजेस फ्रॉम द लोअर स्टेट टू हायर स्टेट। यानी अगर हमने इस एटम को लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ले जाना है तो हमें कितनी फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन देना पड़ेगा। तो आपने फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। व्हाट फ्रीक्वेंसी फोटोन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन यानी स्मॉल एफ से शो करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ये आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ प्लांक्स जो कांस्टेंट है इसका फार्मूला, इसकी वैल्यू हर न्यूमेरिकल में यूज़ होगी। तो प्लांक्स कांस्टेंट को हम h के साथ शो करते हैं जिसकी वैल्यू होती है, रिपीट कर लीजिए, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 जाउल और सेकंड। तो अब मैं ना आपको कोशिश करता हूं कि इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट का थोड़ा सा मतलब भी समझा दूं। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी जो एटम है, एटम उसके सेंटर जो पार्ट है जो कि पॉजिटिव होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। मैंने सिर्फ 2 शेल्स बनाए हैं, ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये जो 2 शेल्स है ना, इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, ये अच्छा एक चीज़ सुन लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए कि ये जो इनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं, इनको शेल्स भी कहते हैं, इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, इनको एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं। एक ही चीज़ है, नाम बस अलग अलग है। तो लेट करें ये लोअर एनर्जी स्टेट है यानी ये लोअर शेल है, ये हायर शेल है यानी ये हायर एनर्जी स्टेट है। तो दोनों लेवल्स यानी दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, बेसिकली उसको हम डेल्टा ई कहते हैं। तो लेट करें अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, हमने इलेक्ट्रॉन को इस लोअर से इस आगे वाले हायर ऑर्बिट में ले जाना है, हायर स्टेट में ले जाना है, तो ये खुद नहीं जाएगा, हमें इसके ऊपर फोटोन को भेजना पड़ेगा। फोटोन जो है उसके पास कम से कम इतनी एनर्जी हो जितनी इसको लोअर से हायर ऑर्बिट में, लोअर से हायर स्टेट में जंप करने के लिए चाहिए। अगर उससे कम एनर्जी वाला फोटोन देंगे तो ये लोअर से हायर स्टेट में नहीं जा पाएगा, यानी ये एटम एक्साइट नहीं हो पाएगा। तो मतलब क्या है कि 2 एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी का सेपरेशन है वो उसने दे दिया। अगर हमने इसको एक्साइट करवाना है, एक्साइट करवाना यानी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में ले जाना, इसके लिए हमें फोटोन एक ख़ास फ्रीक्वेंसी वाला देना पड़ता है। तो वही उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो इसको लोअर से हायर स्टेट में ले जाए, यानी इस एटम को एक्साइट कर दे। मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। अब आइए ज़रा इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आपने वेरी फर्स्ट टॉपिक्स के अंदर पढ़ा है प्लांक्स लॉ। प्लांक्स लॉ क्या होता है, हमारे पास E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है, E इज इक्वल टू एच एफ। एनर्जी
और फोटोन की फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं, इक्वल लगाते हैं, तो एच आता है। एच को हम प्लांक्स कांस्टेंट का नाम देते हैं। एनर्जी के साथ आप डेल्टा लगा लीजिए क्योंकि ये डेल्टा ई है। अब क्योंकि हमने एफ फाइंड करना है तो आप जरा एफ को यहाँ पे सेपरेट कर लें। एफ हमारे पास बनेगा डेल्टा ई ओवर एच। भाई कैसे बना, ये देखें एच इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू एनर्जी ओवर प्लांक्स कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग दे यूजिंग द फार्मूला। इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास है एफ इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर एच, और इस फार्मूला में अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखते हैं कि बाय पुटिंग वैल्यूज। तो स्टूडेंट्स, हम इस फार्मूला में दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, डेल्टा ई और एच की वैल्यूज को पुट करने के बाद आप इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे डिवाइड कीजिएगा और आपको कैलकुलेटर पे आंसर मिल जाएगा। आंसर मैंने डिवाइड कर लिया तो ये आया 4.52। इसके बाद भी नंबर्स हैं लेकिन मैं इतने नंबर रख लेता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15। और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्ज होता है। तो लीजिए, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। कौन कौन से? पहले नंबर पे हमने फार्मूला लिखा, आप देख रहे हैं फार्मूला में जस्ट वैल्यू और वैल्यू के बाद आंसर। अब आप यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद इस चीज़ को रिपीट कीजिए, सिर्फ आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दें, तो आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। ये डायग्राम आपने पेपर में नहीं बनानी, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन विद एन एनर्जी ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जाउल। यानी कि अगर एक फोटोन जिसकी एनर्जी ये हो तो उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है। यानी कि हमें एक चीज़ की वैल्यू दी गई है जबकि दूसरी चीज़ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आइए स्टूडेंट्स, गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमें एनर्जी दी गई है। देखें, एनर्जी ऑफ दिस, तो एनर्जी को ई के साथ शो करें, सेम इसी को नीचे उतार लें। इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, वेवलेंथ को लैम्डा के साथ शो करेंगे, हमने फाइंड करना है। आपको मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में बताया कि एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है एच सी ओवर लैम्डा। अब स्टूडेंट्स, ये ऐसा फार्मूला है जिसमें मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल में बताया कि दो चीज़ें हैं, एनर्जी और वेवलेंथ। तो अगर आपको एनर्जी दे, वेवलेंथ पूछ ले, फिर भी यही फार्मूला यूज़ करना है। वेवलेंथ दे के एनर्जी पूछ ले, फिर भी आपने सेम फार्मूला को यूज़ करना है। लेकिन क्योंकि अब हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो हम वेवलेंथ उस तरफ ले जाते हैं। ये देखें, एच सी वैसे ही लिखें, वो जो एनर्जी है उसको इधर ले आए। तो जस्ट हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, वो उधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर नीचे डिवाइड हो गया। अब देखें, इस फार्मूला में एच और सी भी यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने उनको भी गिवन डाटा में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप जानते हैं एच प्लांक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको पिछले दोनों न्यूमेरिकल में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। स्पीड ऑफ लाइट सी जो है, इसकी वैल्यू भी आप जानते हैं। स्टूडेंट्स, आइए ज़रा सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग दे लें यूजिंग द फार्मूला। ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। फार्मूला क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर ई। अब इस फार्मूला में आप वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेव लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। आइए ज़रा सॉल्व करके चेक करते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू रिपीट करें, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। इसके बाद सी है लाइट की स्पीड, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 होती है, ओवर ई। एनर्जी हमारे पास कितनी है जी, एनर्जी की वैल्यू उसने खुद दी है, ये है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है, 6.63 10 की पावर -34 ये लिख लिया। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 × 10 की पावर 8 के साथ।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अच्छा, इसको लिख लें, ये पता क्या बन रहा है, ये बन रहा है 10 की पावर 1, ये 10 अकेला है ना तो इसकी पावर 1 आप लेट कर लें, और इसके साथ ये 10 की पावर -19 है, दोनों को कंबाइन कर लें। 10 की पावर सिंगल कर लेना, बेस सेम हो तो पावर जेड हो जाती है, तो 1 - 19 क्या होगा भाई, -18 होगा। तो लिख लिया -18, ठीक है, यानी एक में से 19 माइनस करना है तो -18 आएगा। अब आप इस तरह करें कि ये 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25, यानी जो ऊपर वाला है वैसे ही लिख लें। ये 10 की पावर नीचे माइनस, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो आप जानते हैं ये 10 की पावर +18 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए एरो लगाया है, आपने नहीं लगाना। अब हम क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25 +18। अब आप जानते हैं कि 18 - 25 क्या होगा, -7 होगा, ठीक है। चूंकि 25 जो है वो बड़ा है तो साइन जो है माइनस का यूज होगा। इसको आप लिख सकते हैं 1.99 भी लिख सकते हैं, अगर आपने इशारे के बाद 2 नंबर लेने हो, क्योंकि ये 5 से बड़ा है। तो जब राउंड ऑफ करते हैं 5 से बड़ा एलिमिनेट करते हैं तो पीछे वाले को एक इंक्रीज कर देते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर -25 +18, तो दोनों को कंबाइन करके आएगा -7। और ये जी हमारे पास यहाँ पे, इसको आप मीटर जो है इसका यूनिट होता है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसको नैनो में कन्वर्ट करना चाहें तो ये फिर 199 नैनोमीटर बनेगा। हमें इशारे को 2 इनसे आगे जाना पड़ेगा 10 की पावर -9 करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपने ट्रिक क्या याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है। वेवलेंथ दे के एनर्जी पूछ सकता है, जैसा कि उसने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया। फर्स्ट न्यूमेरिकल भी सेम था, बस उसने हमें वेवलेंथ दी थी, एनर्जी पूछी थी। ये थर्ड न्यूमेरिकल में उसने हमें एनर्जी दे के वेवलेंथ पूछी है, तरीकेकार सेम है। उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज किया फर्स्ट न्यूमेरिकल में, सेकंड में इसी को यूज किया लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि कैलकुलेट द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सोडियम मेटल, यानी सोडियम मेटल के लिए जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए वो आप फाइंड करो। तो हम टू फाइंड की हेडिंग देते हैं, लिखते हैं कि हमने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको F0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। स्टूडेंट्स, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था। सिंपल, अगर किसी भी मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो हमें किसी खास फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन को भेजना पड़ता है। तो वो कम से कम फ्रीक्वेंसी फोटोन के पास जिसके साथ वो किसी भी मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाए, उसको हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और अगर फोटोन के पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाएगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं हो पाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। कहता है कि होज वर्क फंक्शन इज 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए जरा गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में मैंने लिखा वर्क फंक्शन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वर्क फंक्शन को हम फाई के साथ शो करते हैं, और इसकी वैल्यू उसने दी है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब मैं आपको बता दूं कि वर्क फंक्शन की जो वैल्यू हम फार्मूला में पुट करेंगे वो जाउल के अंदर कन्वर्ट करके पुट करेंगे। वर्क का ऐसा यूनिट जाउल होता है, तो लिहाजा हम पहले वैल्यू को जाउल में कन्वर्ट करेंगे फिर पुट करेंगे। तो आइए जरा इसको जाउल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना हो तो फिर 1.6 × 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दें। ये कन्वर्जन आप याद रखें कि जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाते हैं। जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो फिर इस नंबर पे डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना हो तो फिर वैल्यू को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप इस तरह करें, ये 10 की पावर -19 और जाउल वैसे लिख लें, सिर्फ 1.6 जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2.28 से, तो ये बनेगा 3.648।
इसके बाद कहता है एंड द वैल्यू ऑफ h इज दिस। हम जानते हैं प्लांक्स कांस्टेंट को h के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 जाउल सेकंड। तो आइए अब हम इसका फार्मूला देखते हैं कौन सा यूज़ करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि वर्क फंक्शन यानी फाई जो है वो इक्वल होता है एच एफ नॉट, और एफ नॉट जो है वो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम इस फार्मूला में से उसको सेपरेट कर लेते हैं। एच इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा यानी वर्क फंक्शन एच उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एच को यहाँ पे बटे में लिख लें, नीचे लिख लें, ठीक है। और इसके साथ जो है इसको चले थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, हो सकता है आपको नजर ना आए, व्हाइट बोर्ड से नीचे ना चला जाए। यानी कि फाई ओवर एच इज इक्वल टू एफ नॉट। समझ आ गई कैसे बना? यानी हमने इस फार्मूला में से जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको साइड पे कर लिया, एच उधर जाकर डिवाइड हो गया। तो क्यों किया? क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना होता है उसको सेपरेट करते हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं यूजिंग द फार्मूला। इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। फार्मूला क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है फाई ओवर एच। अब इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर लेके आएंगे, देखते हैं कि आंसर क्या आता है। मैं आपके सामने कैलकुलेटर से आंसर लेके आऊंगा। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखें ये फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, ये सेकंड स्टेप है। फाई जो है वो हमने यहाँ पे देखे निकाल लिया है, क्या है 3.648 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 ओवर एच। एच हमारे पास आप जानते हैं 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 होता है। तो एफ नॉट इज इक्वल टू, अब आप इस तरह करें, पहले इसको लिखें ऊपर वाला 3.648 10 की पावर, ये 10 की पावर EXP -19 यानी 19, ये इसने नीचे यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6.63 और 10 की पावर -34 पे। तो लीजिए मैंने डिवाइड किया, मेरे पास जो आंसर आया है आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आए, तो ये आया जी 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14। और आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास हर्ट्ज होता है। तो अब आप यहाँ पे रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट की हेडिंग दें और लिखें हेंस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सोडियम मेटल इज 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 हर्ट्ज। रिजल्ट की हेडिंग देके इसको यहाँ पे आप मेंशन कर दें। सिंपल सा न्यूमेरिकल, फार्मूला वैल्यू रिजल्ट, छोटा सा न्यूमेरिकल है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट में वो हमसे पूछता है कि व्हाट कैन बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम टंगस्टन। यानी अगर आपने टंगस्टन मेटल में से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवानी है तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो क्या होगी। तो हमने जो फाइंड करना है वो उसने पहले ही बता दिया। तो स्टूडेंट्स टू फाइंड में आप लिख लें कि हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा नॉट फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं। इसके बाद कहता है कि इफ़ इट्स वर्क फंक्शन इज़ 4.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमारे पास जो टंगस्टन है इसका वर्क फंक्शन 4.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। अब मैंने देखें वर्क फंक्शन को 5 से शो किया, हम पहले न्यूमेरिकल्स में भी कर चुके हैं, और इसकी वैल्यू मैंने ये वाली लिख ली जो उसने दी है। एक काम करेंगे कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हमें इसको जाउल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाने के लिए हम प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में पढ़ चुके हैं कि हम क्या करते हैं 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में जाना हो तो वैल्यू को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब इस तरह करते हैं कि फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 10 की पावर -19 जाउल आप वैसे ही लिख लीजिए। जस्ट आप 1.6 को 4.54 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आएगा 7.264, क्या आएगा
7.26 और साथ 4 आएगा। तो ये हमने लिख लिया। उसने वर्क फंक्शन दिया है और वेवलेंथ पूछी है, ये चीज़ दी है, ये चीज़ पूछी है, लेकिन इसमें हम प्लांक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट भी यूज़ करेंगे। प्लांक्स कांस्टेंट को एच के साथ शो करते हैं, इसकी वैल्यू हम पिछले चारों न्यूमेरिकल्स में यूज़ करके आए हैं, और स्पीड ऑफ लाइट भी हम 2 न्यूमेरिकल्स में यूज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स फार्मूला वही है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। आप जानते हैं एनर्जी काउंट भी जाउल, वर्क फंक्शन काउंट भी जाउल, तो चाहे आप यहाँ पे E लिख लें चाहे फाई लिख लें, बात एक ही है। हमने चूंकि वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेवलेंथ उधर ले जाओ, फाई को इधर ले आओ, तो ये फार्मूला बन गया है। तो जो हमने फार्मूला यूज करना है उसको आपने फार्मूला यूजिंग की हेडिंग दे के मेंशन कर दिया। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यूजिंग द फार्मूला। इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच सी ओवर फाई। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो आपकी बुक में जो उसने आंसर है वो नैनो मीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको बेसिकली नैनो के अंदर कन्वर्ट भी करेंगे। तो आपने इसकी कन्वर्जन भी देखनी है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कन्वर्जन कैसे करें। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एच की वैल्यू देखें क्या है। एच की वैल्यू हमारे पास है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। सी की वैल्यू क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 होती है। ओके, ओवर वर्क फंक्शन हमने ये देख निकाला है, ये है 7.264 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू ये नीचे वाला वैसे ही लिख लें, 7.264 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर क्या है 6.63 10 की पावर -34। ये देखें यहाँ पे लिखा भी गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 10 की पावर 8 के साथ। तो ये देखें, ये मेरे पास आया 1.989, ठीक है, 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25। ये हम पहले भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब ये चूंकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ, तो मैं इसको करता हूँ डिवाइड किस पे, 7.264 और 10 की पावर कितनी है -19। तो ये मेरे पास जो आंसर आया है उसको मैं लिखने लगा हूँ। तो लैम्डा नॉट हमारे पास आया 2.73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 हमारे पास आया है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 2.74 भी लिख लें फिर भी कोई मसला नहीं है। तो 2.73 मैंने पहले जो 3 नंबर लिए हैं, पहले 3 डिजिट्स लिख लिए हैं। अब हमें इसको ना नैनो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हैं, चूँकि इसके बाद काफ़ी नंबर है राउंड ऑफ करके, लेकिन ये भी लिख लें, कोई मसला नहीं। आप देख लीजिएगा बुक पे क्या है। नैनो में कन्वर्ट करना है, नैनो 10 की पावर -9 होता है, हमारे पास -7 है, हमें -2 और चाहिए, -7 और -2 -9 होता है। तो इसको हम इसका सहारा लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे 273 लिख लेते हैं, 273। तो देखें इशारिया था 2 के बाद, मैं इसको उठा के यहाँ पे ले गया, कितने इंच से आके लेके गया 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर -2 आएगा। यानी ये इशारिया को 2 डिजिट्स आगे ले जाने का 10 की पावर -2 आया। जब इशारिया को आप राइट साइड पे लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में आती है, जितने डिजिट्स लेके जाते हैं उतनी 10 की पावर लगाते हैं। 2 डिजिट्स ले गए 10 की पावर 2 आएगी, लेकिन माइनस में, और 10 की पावर -7 हमारे पास पहले ही मौजूद है। तो ये एरो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको देख लीजिए कि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 273 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ऐड कर दे -2 और -7 -9 और 7 मीटर लगाएं। फाइनल आंसर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 273 10 की पावर -9 नैनो होता है, साथ आप मीटर लिख दें। तो लीजिए ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसके बाद आपने रिजल्ट की हेडिंग देनी है, और रिजल्ट की हेडिंग देने के बाद आप लिख दें हैंस द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज 273 नैनोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल नंबर 5 अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 550 वोल्ट। यानी हमारे पास एक खाली ट्यूब है
और उसमें हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए उसको पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उतना वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। और जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है उसकी वैल्यू उसने 550 वोल्ट दी है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो उसने दी है इसको यहाँ पे लिख लीजिए। आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V के साथ शो करते हैं। अच्छा, इसके बाद ना वो कहता है कि व्हाट विल बी इट्स फाइनल मोमेंटम। अब जारी बात है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है यानी मूव कर रहा है, उसका मास भी होता है इलेक्ट्रॉन का और वो मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी भी है। तो आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, तो उसके पास मोमेंटम तो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा ये आपने फाइंड करना है। और उसके बाद फिर पूछता है कि कैलकुलेट द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन। वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके साथ जो वेव लेंथ एसोसिएट हो रही है वो भी आप फाइंड करें। दो चीज़ें उसने पूछी हैं तो टू फाइंड की हेडिंग दें। एक तो उसने पूछा है व्हाट विल बी इट्स फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम को P के साथ शो करते हैं, ये फाइंड करना है। और वेव लेंथ इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी है जिसको बेसिकली हम डी ब्रोगली वेव लेंथ कहते हैं, लैम्डा के साथ शो करेंगे। अब स्टूडेंट्स गिवन डाटा के अंदर एक चीज़ है, ये तीन चीज़ें कहाँ से आई बेसिकली। पहला वर्ड देखे एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू आपको ज़ुबानी आती है, हम इसको सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे इसलिए इसको हम गिवन डाटा में यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम स्मॉल m से शो करेंगे ये होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 कूलम होता है। और प्लांक्स कांस्टेंट को तो आप जानते ही हैं, हम पिछले पांचों न्यूमेरिकल्स में प्लांक्स कांस्टेंट का इस्तेमाल करके आए हैं और आगे न्यूमेरिकल्स में भी हम करेंगे। स्टूडेंट्स फार्मूला जो है मैंने यहाँ पे लिखे हैं दोनों के लिए, और ये फार्मूलाज आपका जो टॉपिक है वेव पार्टिकल डुअलिटी यानी डी ब्रोगली वाला या डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वाला, वहाँ पे आपने इन फार्मूलाज को पढ़ा है, यूज़ भी किया है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2mv इंटू ई। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v जो उसने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ये, और e जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है, तो आप लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी भी लिख सकते हैं। तो मोमेंटम को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वेव लेंथ है, उसको फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आइए स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया। तो सोल्यूशन यूजिंग द फार्मूला, पहले हम मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो फार्मूला क्या है मोमेंटम का, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mv इंटू ई। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब ये फार्मूला कैसे आया, तो इसके लिए भाई आपको फिर टॉपिक पूरा समझना पड़ेगा, तो वो तो मैं आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे समझेंगे। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको चैप्टर के फार्मूलाज का आना ज़रूरी है। देखें हर न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ फार्मूला यूज़ होता है। तो P इज इक्वल टू यहाँ पर 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। और इसकी वैल्यू हमारे पास है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31। उसके बाद है V यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारे पास 550 है, तो इसको लिख लेते हैं। और इसके बाद है E यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू ये लिखी हुई है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। अब इनको हम बहुत ही केयरफुली आपस में मल्टीप्लाई करके एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैंने ये 10 की पावरों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको पहले लिख लेते हैं, चाहे इसको पहले लिख लें कोई मसला नहीं है। तो लिखता हूँ 1.6 10 की पावर -19, ये लिखा गया। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 9.1 10 की पावर -31 से, हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 550 से, ये भी हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो ये सारे मल्टीप्लाई हुए तो आंसर आया 1.6016 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -46। इसके बाद इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा, तो मेरे पास चूँकि ये ऑलरेडी लिखा हो तो मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। तो ये मेरे पास आया 1.26, ठीक है 1.26
अगर आपने 2 नंबर लेने हैं तो 1.3 कर लें, चूँकि ये 5 से बड़ा है, राउंड ऑफ करना हो तो कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। और आप जानते हैं कि मोमेंटम का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन इनटू सेकंड। तो लीजिए हमने पहली चीज़ कैलकुलेट कर ली है। तो अब हम जो है वेव लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखते हैं 9, यानी कि अब हम वेव लेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वेव लेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। यहाँ पे लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो भाई इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं कि वेव लेंथ क्या आती है। तो अभी देखिएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी है, ये देखें, आपको पता भी है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। और p क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम तो हमने अभी फाइंड किया, ये देखें लिखा हुआ क्या है 1.26 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। अब इससे नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप है जो कि हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू, अब देखो ये मेरे पास पहले लिखा हुआ है, चूँकि उसको मैं सॉल्व करके आया हूँ ये कैलकुलेटर पे, तो मुझे सिर्फ इसको लिख के डिवाइडेड बाय आंसर कर देना है। यानी मैं लिखूँगा 6.63 और 10 की पावर -34, ये लिख लिया, डिवाइडेड बाय आंसर, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो ये आया जी 5.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। और आप जानते हैं कि वेव लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो लीजिए हमने वेव लेंथ भी फाइंड कर ली। और अब आप यहाँ पे रिजल्ट की हेडिंग दे के रिजल्ट को लिख सकते हैं कि हमारे पास मोमेंटम और वेव लेंथ का ये आंसर आया है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 6 अच्छे से समझ आ गया होगा। देखें, अगर इशारिया के बाद ये जो 1-2 नंबर्स होते हैं ना, इनमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 की स्टेटमेंट में लिखा है कि द पोजीशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डिटरमिन्ड विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 10 की पावर -7 मीटर। यानी एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी हमें दी गई है। तो आइए स्टूडेंट्स, गिवन डाटा के अंदर हम इसको मेंशन करते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को आप डेल्टा एक्स के साथ शो करते हैं और इसकी वैल्यू ये यहाँ पे लिख ली। इसके बाद वो हमसे पूछता है कि व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है उसको आप फाइंड करें। तो टू फाइंड की हेडिंग दें, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को डेल्टा वी के साथ शो करेंगे, इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दें क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने स्टेटमेंट के अंदर नाम लिया है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, तो लिहाजा हम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिख लेते हैं, जो कि आपको पता है इक्वल होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसको लिखने की वजह ये है कि ये हमारे न्यूमेरिकल में आगे जाके यूज़ होने वाला है। और प्लांक्स कांस्टेंट का तो आपको पता है, हमने हर न्यूमेरिकल में इसे गिवन डाटा में मेंशन किया है क्योंकि ये हर न्यूमेरिकल में यूज़ हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है वो जानते हैं। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है प्लांक्स कांस्टेंट के। अब आप सोच सकते हैं कि हमने डेल्टा वी फाइंड करना है, इस फार्मूला में तो डेल्टा वी मौजूद ही नहीं है, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। तो वो हम 1 से 2 स्टेप्स के अंदर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लेके आएंगे। आइए स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग दें यूजिंग द फार्मूला। इसी फार्मूला को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लें। फार्मूला हमारे पास है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ नियरली इक्वल टू एच। और अब आप जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब क्योंकि मोमेंटम के साथ डेल्टा लगा है, अगर इस तरफ डेल्टा लगाएंगे तो फिर हमें इस तरफ भी डेल्टा लगाना पड़ेगा।
और वो हम v यानी वेलोसिटी के साथ लगाएंगे, मैस के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ उसकी वेलोसिटी जो है उसमें अनसर्टेनिटी यानी उसमें जो चेंज वगैरह है वो हमने फाइंड करना है। तो हम डेल्टा पी की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में, तो फार्मूला बनेगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी की जगह पे आप लिख दें m इंटू डेल्टा वी, और इसके सामने जो h है वो आप वैसे ही लिख दें। अब एक काम करें कि डेल्टा v को आप इस तरफ लिख लें इज इक्वल टू, यहाँ पे आप h वैसे ही लिखें, और डेल्टा p के साथ ये जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं डेल्टा x और m, इनको इधर ले आए, इधर जाकर ये क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, डेल्टा x इंटू एम या m इंटू डेल्टा x, दोनों यहाँ पे इस तरफ नीचे आ जाएंगे। अब इस फार्मूला से हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, कीमतें दर्ज करते हैं। तो डेल्टा v इज इक्वल टू एच की वैल्यू देखें वहाँ पे हमने गिवन डाटा में ऑलरेडी लिख ली, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 ओवर डेल्टा x कितना है भाई, ये तो 10 की पावर -7 है, मल्टीप्लाई बाय m कितना है देखिए 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31। अब आप यहाँ पे एक काम करें कि पहले नीचे वालों को इकट्ठा कर लें, यानी 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34, और इसको लिख लें 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये 10 की पावर -31 है, ये 10 की पावर -7 है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 10 की पावर -38 बन जाएगा। क्योंकि पावरें बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 31 और 7 38 होता है। अब आप अपना कैलकुलेटर यूज़ करके इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कैसे मैं आपके सामने करता हूँ। पहले लिखें 6.63 10 की पावर -34, ये लिखा गया। इसको अब आप डिवाइड करेंगे 9.1 और 10 की पावर -38 पे, तो ये देखें ये इसने लिखा है 7285.7, और आप जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि इशारिया को पहले हिंसे के बाद लेके जा सकते हैं ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, नहीं आप इसको 7.28 या 7.3 लिख लें, इशारे के बाद एक नंबर लेना। इशारा कितने हिंसे पीछे गया, 1 2 3, तो हमारे पास 10 की पावर 3 आएगा, 7 मीटर पर सेकंड लगा दें। तो स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब चूंकि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी जो पोजीशन है वो इस साइज़ का जो बॉक्स है जिसके अंदर वो मौजूद है वहाँ पे वो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, चूँकि हम पोजीशन के बारे में कंफर्म नहीं बता सकते, उसमें भी अनसर्टेनिटी है। तो एक जनरल न्यूमेरिकल है, अगर आपको यहाँ पे डेल्टा एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की कोई भी वैल्यू दे दे, 10 की पावर -7 दी है, कुछ भी वैल्यू दे दे, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछे तो आपने सेम इस तरह सॉल्व कर लेना है। बस जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट कर दें, एच और एम जो है वो सेम रहेगा, इसको आप चेंज कर दें, जो आपको न्यूमेरिकल के डाटा के मुताबिक गिवन होगा उसको पुट करके सॉल्व करके आप डेल्टा वी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जनरल न्यूमेरिकल है, यानी कि आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है उसकी वैल्यू चेंज करके भी दे सकता है। मेथड सेम है, बस आप डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो दे वो पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 की स्टेटमेंट है कि अ स्टेशनरी निकल न्यूक्लियस ऑफ मास दिस इमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी दिस, यानी हमारे पास एक निकल का न्यूक्लियस है वो स्टेशनरी है और उस न्यूक्लियस का जो मास है वो दिया गया है और उस न्यूक्लियस में से एक फोटोन निकला इतनी एनर्जी का। तो ये पहला सेंटेंस था, इसमें हमें दो वैल्यूज़ दी गई हैं। तो आइए गिवन डाटा के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स मास ऑफ न्यूक्लियस उसने दिया है तो इसको m के साथ शो करेंगे, इसकी वैल्यू है 9.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -26 किलोग्राम। तो ये हमने पहली वैल्यू जो उसने स्टेटमेंट में दी उसको लिख लिया। इसके बाद उसने फोटोन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ फोटोन जिसको हम ई के साथ शो करेंगे ये दी है और इसकी वैल्यू उसने दी है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब स्टूडेंट्स देखें, जब भी हम एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं तो हम जाउल वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो मतलब हमें पहले इस वैल्यू को जाउल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा, समझिएगा। तो मैं लिख लेता हूँ E यानी एनर्जी इज इक्वल टू 1.17। अब आप जानते हैं मेगा जो है ये प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10 की पावर 6 होती है। अब साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वैसे लगा देता हूँ। तो मैंने इस स्टेप में सिर्फ मेगा को ख़त्म किया, मेगा 10 की पावर 6 को कहते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाते हैं तो फिर आप 1.6 10 की पावर -19 से जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कन्वर्जन्स हम पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करके आए हैं। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मैं 1.17 उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.6 के साथ, ठीक है। तो ये देखिएगा, सिर्फ मैंने 1.17 को 1.16 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1.872। और अब देखें ये जो 10 की पावर है ना, इनको आप जोड़ लें, ये -19 ये +6, तो 6 -19 यानी 19 में से आप 6 निकाल दें तो आप जानते हैं ये हमारे पास -13 आएगा। तो इसके साथ जाउल लगा ले, यानी आपने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया और 10 की पावर्स को आपने अलग से सॉल्व कर लिया। तो अब ये उसने जो दो वैल्यूज़ दी हैं उनको हमने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, इसके बाद वो कहता है फाइंड, भाई आपने मालूम करना है, तो हेडिंग दे लें टू फाइंड की। अब उसने दो पार्ट्स बनाए हुए हैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में। पहले पार्ट में वो कहता है कि द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एंड इट्स मोमेंटम, यानी जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ और उसका मोमेंटम क्या होगा, यानी जो न्यूक्लियस में से फोटोन निकला है जिसकी एनर्जी इतनी है, उस फोटोन की वेवलेंथ और मोमेंटम क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपने वेवलेंथ और मोमेंटम को फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में कहता है द स्पीड ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर मिशन ऑफ फोटोन। जारी बात है, जब उस न्यूक्लियस में से इतनी हाई एनर्जी का फोटोन निकल रहा है तो क्या होगा कि वो जो न्यूक्लियस है वो रिकॉइल होगा। जैसे लेट करें, जब किसी भी बंदूक में से बुलेट निकलती है तो जो है बुलेट मूव करने के साथ साथ जो हमारे पास बंदूक है वो भी बैकवर्ड पुश होती है, रिकॉइल होती है। तो ऐसे ही मान ले कि जब इस न्यूक्लियस में से फोटोन निकलेगा ना तो न्यूक्लियस भी थोड़ा सा बैकवर्ड रिकॉइल होगा। तो वो जो उसकी स्पीड है न्यूक्लियस की वो आपने फाइंड करनी है। तो ये उसने सेकंड पार्ट में पूछा है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूजिंग लिख रहा हूँ। पहले हमने वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं, पहले न्यूमेरिकल में, तीसरे न्यूमेरिकल में, 3 से 4 न्यूमेरिकल में हम यूज़ कर चुके हैं। लैम्डा इज इक्वल टू hc/e। मोमेंटम का फार्मूला आप जानते हैं E/c होता है, ये आइंस्टाइन की फेमस मैथ्स एनर्जी इक्वेशन से निकल आता है। P इज इक्वल टू PC निकलता है। कैसे निकलता है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। देखिए, आप जानते हैं E इज इक्वल टू mc², ठीक है। अब इस तरह करें, E इज इक्वल टू m, ये आइंस्टाइन की मैथ्स एनर्जी इक्वेशन है। c² को आप लिख लें C मल्टीप्लाई बाय C, जिस तरह 5 × 5 5 का स्क्वायर, तो C मल्टीप्लाई बाय C का स्क्वायर। अब E इज इक्वल टू, आप जानते हैं ये मैस, ये स्पीड है, तो मैस और स्पीड यानी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है C जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो मैस और स्पीड का प्रोडक्ट हमारे पास मोमेंटम होता है ये, और इस C को आप वैसे लिख रहे हैं तो E इज इक्वल टू PC, तो P बनेगा E/C। तो ये फार्मूला कैसे आता है मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको समझा दिया। तो वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला, मोमेंटम को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला, और स्पीड ऑफ न्यूक्लियस को फाइंड करने के लिए हम सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का मोमेंटम, इसी को यूज़ करेंगे। इसमें हम v को थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। आइए ज़रा इन फार्मूला को यूज़ करके हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग दे ली। तो पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, पहले पार्ट में वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इट्स मोमेंटम। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये हमने पहले पार्ट के अंदर दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो आइए ज़रा सॉल्व करते हैं। वेवलेंथ ऑफ फोटोन का फार्मूला हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो लिखते हैं यूजिंग, हम उसी फार्मूला को यूज़ करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू hc/a। अब आपने बाय पुटिंग वैल्यूज़ लिख लेना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ। h की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34, और C की वैल्यू आप जानते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 होती है। ये सारी वैल्यूज़ हम पिछले तकरीबन सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करके आए हैं। इस दफ़ा मैंने गिवन डाटा के अंदर इन वैल्यूज़ को नहीं लिखा। आप जिस तरह आपने पिछले न्यूमेरिकल सारे समझे उनमें हम इनको लिखते आए हैं, आप इनको यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर मेंशन कर सकते हैं।
ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट यूज़ कर लें। ई की वैल्यू क्या है ये देखें, ये जाउल वाली पुट करनी है 1.872 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13। अब लैम्डा इज इक्वल टू, ये नीचे वाला एक दफ़ा वैसे ही लिख लें 1.872 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13 और ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें 6.63 10 की पावर -34 और इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 10 की पावर 8 से। और इसको हम तकरीबन काफ़ी न्यूमेरिकल्स में, पिछले 3-4 न्यूमेरिकल्स में एच और सी को मल्टीप्लाई करके आए हैं। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट वैसे ही ज़ुबानी याद कर लें, ये होता है 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास पहले लिखा हुआ है तो मैं डिवाइड करता हूँ 1.872 और 10 की पावर -13 पे। तो इन दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास ये आया है 1.0625। चले इतना ले लेता हूँ। इसके बाद 1.06 के बाद जो है वो 2 और 5 भी है और साथ 10 की पावर -12 आया। तो अब आप इसके साथ यूनिट लगा सकते हैं मीटर। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये आंसर आ चुका है। आप इसको 1.06 पिकोमीटर भी लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो 10 की पावर -12 है वो पीको होता है। इस तरह पीको 10 की पावर -12 होता है, फेमटो 10 की पावर -15 होता है, एटो 10 की पावर -18 होता है। ये प्रीफिक्सेस आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े थे। अब हम मोमेंटम ऑफ फोटोन फाइंड करने लगे हैं तो इसकी हेडिंग दे ली। मोमेंटम का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में इसका प्रूफ भी करवा दिया। तो यूजिंग यहाँ पे लिख लेते हैं, यूजिंग यानी हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे P इज़ इक्वल टू E/C। बाय पुटिंग वैल्यूज़ लिख लीजिएगा, जहाँ पे भी आपने वैल्यू पुट करनी है बाय पुटिंग वैल्यूज़ लिख लीजिए। E की वैल्यू है 1.872 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13 और लाइट की स्पीड c जो है लाइट की स्पीड को शो करता है 10 की पावर 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। बस इन दोनों को डिवाइड करना है तो मैं लिख लेता हूँ पहले 1.872 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -13 लिख लिया। ओके लिख लिया। इसको डिवाइड करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 के साथ। तो ये आता है जी 6.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -22। मोमेंटम करंट क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो लीजिए हमने यहाँ पे मोमेंटम को भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम स्पीड ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 लिख लें क्योंकि ये उसने पार्ट 2 बनाया हुआ है। द स्पीड ऑफ न्यूक्लियस, फाइंड द स्पीड ऑफ द न्यूक्लियस। द स्पीड ऑफ द न्यूक्लियस फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, तो इससे बनेगा देखें P इज इक्वल टू mv होता है ना, तो ये फार्मूला आप यूज़ करें यहाँ पे P इज इक्वल टू mv। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है कि जितने मोमेंटम के साथ फोटोन निकलेगा उतने मोमेंटम ही न्यूक्लियस को बैकवर्ड मिलेगा। तो मोमेंटम जो है फोटोन का और न्यूक्लियस का इक्वल होगा। ये न्यूक्लियस का मोमेंटम है, ये फोटोन का मास और वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पे v को सेपरेट कर लें, v होगा p/m, जो कि हमने तो स्पीड फाइंड करनी है तो m उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो v इज इक्वल टू p/m। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, बाय पुटिंग वैल्यूज यहाँ पे लिखिएगा। तो v इज इक्वल टू p मोमेंटम, ये देखें ये है p, ये मोमेंटम हमने फाइंड किया ना। तो मोमेंटम जो है उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं 6.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -22 ओवर m। और जो m है ये उसने ये देखें पहले नंबर पे ही दिया था और ये है 9.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -26। अब हम इन दोनों को ज़रा डिवाइड करते हैं तो देखिएगा, पहले मैं लिखता हूँ 6.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -22 लिख लिया। इसको डिवाइड करते हैं किस पे, 9.95 और 10 की पावर -26। तो ये आता है मेरे पास 6271.4, 6271.4 और वेलोसिटी काउंट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो अब आप यहाँ पे इसको इस तरह लिख लें, 6.2 लिख लें या 6.3 लिख लें। ठीक है, चलें ये लिख लें 6.3, चूँकि ये 5 से बड़ा है पीछे वाले को बढ़ा दें। कितने इनसे इशारिया पीछे लेके आए, इशारिया आप लेके आए 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आएगा और साथ यहाँ पे मीटर पर सेकंड लगा लें। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ चुका है। बस आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। आप इसको 6.27 लिखना चाहें तो 27 लिख लें, 6.3 लिखना चाहें तो 3 लिख लें, जितना राउंड ऑफ करना है कर लें। बस इशारे को पहले इंसे के बाद ले जाएं, 3 इंसे पीछे गए, 10 की पावर
3 आ गया। तो जो आंसर है उनके ऊपर आप बॉक्स बनाते जाएं। ले लीजिए, हमने ये आपको सॉल्व करके दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल नंबर 8 समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9 को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 की स्टेटमेंट बड़े ही ध्यान के साथ आपने समझनी है। लिखता है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हमारे पास एक मेटल है और उसका वर्क फंक्शन 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन होता क्या है मैं आपको सिंपली बता दूं। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है ये वाला कॉन्सेप्ट कि किसी भी मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी कि ये जो मेटल सरफेस है इसका वर्क फंक्शन इतना है, यानी इस मेटल की सरफेस में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करवाना है, तो फिर कम से कम इतनी एनर्जी का फोटोन भेजना पड़ेगा। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं हो पाएगा। ये इसका की कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स, मैं गिवन डाटा की हेडिंग दे चुका हूँ। वर्क फंक्शन जो है ऑफ अ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल उसने दिया है, इसको लिख लेते हैं। इसको हम फाई के साथ शो करते हैं और इसकी वैल्यू उसने दी है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे चलते हैं। कहता है लाइट ऑफ वेव लेंथ 450 मिलीमीटर इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। ये जो मेटल है ना, इसकी सरफेस पे हमने जो लाइट फॉल करवाई उस लाइट की वेव लेंथ इतनी है, इंसिडेंट ऑन द सरफेस। तो ये है वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक हो गया, यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया हुआ है। तो लाइट की जो हमारे पास फोटोन की जो वेव लेंथ है वो उसने दी है, उसको हम लिख लेते हैं, लैम्डा के साथ शो करेंगे वेव लेंथ को। और इसकी वैल्यू उसने दी है 450 नैनोमीटर। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे नैनो को ख़त्म करेंगे, नैनो की जगह पे आप इसकी वैल्यू लगाएंगे। आप जानते हैं नैनो एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू हमारे पास 10 की पावर -9 होती है। इसके बाद वो हमसे पूछता है कि फाइंड आउट, टू फाइंड की हेडिंग दे दें, यानी हमने फाइंड क्या करना है, वेदर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम द सरफेस। अगर हम उस मेटल की सरफेस पे इतनी वेवलेंथ वाली जो लाइट है, फोटोन है, वो फॉल करवाएंगे तो क्या उस फोटोन इस वेवलेंथ का फोटोन फॉल करवाने से वो जो मेटल की सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन एमिट हो पाएगा? चूँकि किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, जब हम उस मेटल की सरफेस पे किसी फोटोन को भेजते हैं उसकी वजह से, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आपने कंप्लीट टॉपिक पढ़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, याद कीजिएगा अच्छे से। तो हमने फाइंड करना है विल फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हो पाएगा? यानी हमने यहाँ पे ये मालूम करना है। मैंने सवालिया निशान लगा दिया, हमने कोई क्वांटिटी नहीं मालूम करनी। आइए ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। हमने फॉर्मूला यूज़ करना है ई इज इक्वल टू एच सी ओ लैम्डा। हम पहले न्यूमेरिकल में, तीसरे न्यूमेरिकल में, तकरीबन 5 से 6 न्यूमेरिकल्स के अंदर ये वाला फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये जो हमने फोटोन को इंसिडेंट करवाया इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन जो है इतनी या इससे ज़्यादा निकली तो फिर वो ये जो फोटोन है उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा अगर इससे कम एनर्जी होगी। तो हमें पहले ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ के रिस्पेक्ट जो एनर्जी आती है वो फाइंड करनी पड़ेगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू पुट करें, बाय पुटिंग वैल्यूज लिख लीजिएगा। H की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34। ये प्लांक्स कांस्टेंट है, आप जानते हैं। हमने पिछले 8 न्यूमेरिकल्स के अंदर H को भी यूज़ किया, C को भी यूज़ किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 लाइट की स्पीड को C के साथ शो करते हैं, इसकी वैल्यू होती है ओवर लैम्डा उसने हमें दिया हुआ है और लैम्डा को हम लिख लेते हैं, ये है 450 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब स्टूडेंट्स, आप ऊपर वाले दोनों को हर न्यूमेरिकल में मल्टीप्लाई करके आए हैं, मैं फिर दोबारा यहाँ पे कर रहा हूँ। 6.63 10 की पावर -34, इसको मल्टीप्लाई करें 3 10 की पावर 8 से
तो आप जानते हैं ये आता है 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25 और इसके नीचे ये 450 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 वैसे ही लिख दें। अब चूंकि मेरे पास ऊपर वाला पहले लिखा हुआ है तो मैं डिवाइड करता हूँ उसको 450 और 10 की पावर -9 से, तो डिवाइड करने से मेरे पास आया 4.42 ज़रब 10 की पावर -19 और एनर्जी काउंट होता है जाउल। लेकिन अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। किस में? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स चलें इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं। 4.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 वैसे लिख लिया। बता चुका हूँ कि जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना हो तो फिर आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पे डिवाइड करते हैं। अब आप यहाँ पे 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो आप 4.42 को डिवाइड करें। किस पे डिवाइड करें? 1.6 पे, तो ये आता है 2.8। चले जी 2.8 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। अब देखें वो जो मेटल सरफेस है ना, उसमें से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करवानी है, तो उसने बोला है कि कम से कम इतना उसका वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन बता चुका हूँ, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो इतनी है। और ये जो फोटोन हमने भेजा है इसके पास एनर्जी इतनी है, उससे कम है। यानी अगर इससे कम एनर्जी होगी, कम एनर्जी वाला फोटोन भेजेंगे तो उस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगी। तो जो हमने फोटोन भेजा है उसकी एनर्जी 2.8 है जो कि 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो कम से कम अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन भेजना पड़ेगा। लेकिन जिस फोटोन को हमने भेजा उसकी एनर्जी हमने निकाली वो इससे कम निकली, लिहाजा ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ पे हम इसका यही रिजल्ट लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे बिकॉज इंसिडेंट एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन, यानी जिस फोटोन को हमने इंसिडेंट करवाया है उसकी जो एनर्जी है वो 2.8 है जो कि वर्क फंक्शन से कम है। यानी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि वर्क फंक्शन है उससे कम है। तो अगर हम कम एनर्जी वाला फोटोन भेजेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उनको एमिट नहीं करवा पाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट अकर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगी। उसने ही बोला फाइंड आउट वेदर इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इमिटेड। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने के लिए जो फोटोन भेजना है उसकी एनर्जी इससे यानी 3.5 से ज़्यादा आनी चाहिए थी जो कि नहीं आई, लिहाजा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 कॉम्पटन इफेक्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड है। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा है कि 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स रे फोटोन, यानी हमारे पास एक्स रे फोटोन की एनर्जी दी गई है। तो आइए स्टूडेंट्स गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लेते हैं। आप जानते हैं एनर्जी को हम ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू दी गई है वो है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास एनर्जी का SI यूनिट जाउल होता है, यानी जब भी हम एनर्जी की वैल्यू न्यूमेरिकल के फार्मूला में पुट करेंगे तो वहाँ पे हम जाउल वाली वैल्यू ही पुट करेंगे। तो हमें फिर इसको पहले जाउल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपने कन्वर्जन इससे पिछले न्यूमेरिकल में भी सीख रखी है, दोबारा फिर देख लीजिए। मैंने 90 वैसे ही लिख लिया और आप जानते हैं जो किलो है ये 10 की पावर 3 होता है, ठीक है। इसको मैंने 10 की पावर 3 लिख लिया और साथ मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा दिया। यानी इस स्टेप में मैंने सिर्फ किलो की वैल्यू पुट की जो कि 10 की पावर 3 होती है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाएंगे। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में जाने के लिए ये जो आपके पास वैल्यूज़ मौजूद है 90 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इस वैल्यू को आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में चली जाएगी, क्योंकि
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल एनर्जी होती है। यानी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के इक्वल होता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ही पुट की है जूल में। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 90 है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 की पावर 3 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1.6 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करूँगा 10 की पावर -19 से। तो ये मेरे पास जो आंसर आया है ये है 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। तो इसको अब मैं लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास जो है जूल के अंदर एनर्जी आ गई है। क्या आई? 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 जूल। अब स्टूडेंट्स ये उसने पहली वैल्यू दी थी, मैंने आपको पहली वैल्यू लिख के उसको जूल में कन्वर्ट करवा दिया। न्यूमेरिकल की नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो ये जो एक्स रे फोटोन है जिसकी एनर्जी हमें ये दी गई है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है, इज फायर्ड एट कार्बन टारगेट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर्स। यानी इसको हमने कार्बन टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवाया जिससे कॉम्पटन इफेक्ट हुआ। स्टूडेंट्स कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूं। इसमें हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन में हम एक्स रे को जो है वो इंसिडेंट करवाते हैं। एक्स रे का फोटोन जो है वो इस तरीके से इंसिडेंट हुआ, ये है एक्स रे का फोटोन। अब जब एक्स रे का फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो टकराने से ये जो इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला जाएगा, ठीक है ना, एक तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और हमारे पास ये जो एक्स रे का फोटोन है टकराने के बाद ये इस तरीके से एक तरफ ऐसे करके स्कैटर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकराते हुए इसकी कुछ एनर्जी स्कैटर करने में लग गई तो लिहाजा इसकी एनर्जी बाद में कम हो जाएगी, यानी कि इसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये है इंसिडेंट फोटोन, ये है स्कैटर्ड फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कम है यानी एनर्जी ज़्यादा है, जो कि एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो जब एक्सरे का फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा के स्कैटर हुआ तो इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई। और ये आपने सारा का सारा कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। तो अब इसके बाद कहता है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ये जो फोटोन आपने भेजा था, ये इंसिडेंट फोटोन, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ को मैं लैम्डा आई के साथ शो करूंगा। इंसिडेंट, ये इसकी वेवलेंथ फाइंड करो। अगर इसकी एनर्जी इतनी है, ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी उसने दे दी है, भाई इसकी वेवलेंथ क्या होगी वो आपने बतानी है। एंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, और ये जो वेवलेंथ ये जो स्कैटर्ड फोटोन है ना, ये टकराने के बाद वाला, इसको स्कैटर बोलेंगे, इसकी वेवलेंथ भी फाइंड करो। एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन फॉर स्कैटरिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा, अगर ये जब 30 डिग्री पे स्कैटर होगा तब इसकी वेवलेंथ क्या होगी, अगर हम इसको 60 डिग्री पे स्कैटर करवाएंगे फिर इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये आपने फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पे दो एंगल्स दिए गए हैं, हम गिवन डाटा में एंगल्स भी लिख लेते हैं। पहले को θ1 का नाम दे लो जो कि 30 डिग्री है, और दूसरे को हम यहाँ पे θ2 का नाम देंगे। ये देखें यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे θ2 का नाम दे लिया, और ये हमारे पास है 60 डिग्री। तो यानी कि जब हम इंसिडेंट फोटोन को स्कैटर करवाएंगे 30 डिग्री पे, तब उसकी स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या होगी, और 60 डिग्री पे स्कैटर्ड वेवलेंथ क्या होगी, दोनों एंगल्स पे हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड की हेडिंग दें। पहले नंबर पे उसने पूछा फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो इंसिडेंट वेवलेंथ यानी इसको हम लैम्डा के साथ शो करेंगे, ये हमने फाइंड करनी है, ये है इंसिडेंट। उसके बाद ये स्कैटर हुआ दो एंगल्स पे, तो दोनों एंगल्स पे जो स्कैटर्ड वेवलेंथ यानी स्कैटर्ड वेवलेंथ फॉर एंगल θ1 यानी 30 डिग्री पे वेवलेंथ क्या होगी, इसको हम λ1 का नाम देंगे। और स्कैटर्ड वेवलेंथ फॉर λ2 60 डिग्री पे अगर इसको स्कैटर करवाएंगे तो फिर इसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये भी हमने फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट और जो फाइंड करना है ये मैं समझा चुका हूँगा। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर पहले हम इंसिडेंट वेवलेंथ फाइंड करते हैं। आपने ये पढ़ा है कि वेवलेंथ का फार्मूला होता है hc/E। अब और ये वाला फार्मूला हम पिछले 5 से 6 न्यूमेरिकल्स में यूज़ करके आ चुके हैं। अगर आपको एनर्जी दी गई हो और आपने वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें ताकि हमारे पास जो वेवलेंथ है
इंसिडेंट फोटोन की वो आ जाए, जिसको हम लैम्डा के साथ शो कर रहे हैं। इसके साथ हमने आई नहीं लगाया, सिंपल लैम्डा जो है वो फाइंड करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच की वैल्यू आप जानते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 10 की पावर -34 होती है। सी लाइट की स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 होती है। ठीक है, तकरीबन ये हमने हर न्यूमेरिकल्स के अंदर पीछे यूज़ करके आए हैं पहले 9 न्यूमेरिकल्स में। ई जो है वो उसने दिया हुआ है, क्या है, 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले मैं नीचे वाला वैसे ही लिख लेता हूँ, 1.44 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। तो आप जानते हैं कि अगर हम 6.63 10 की पावर -34 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 से, तो ये आएगा 1.989 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं 1.44 10 की पावर -14 पे, तो इनको डिवाइड करने से ये मेरे पास आएगा 1.38 ज़रब 10 की पावर -11, और ये आंसर मीटर में आया। तो मैंने आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया, कैलकुलेटर से आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका भी आंसर आएगा। स्टूडेंट्स हम ना इसको पीको में कन्वर्ट करेंगे। देखो ये पीको मीटर, पीको होता है 10 की पावर -12। हमारे पास 10 की पावर -11 पहले ही मौजूद है, हमें 10 की पावर -1 और चाहिएगा, तो 10 की पावर -12 बन जाएगा। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि इशारिया को एक हिस्सा आगे ले जाएंगे, यानी ये 1.38 है, हम इशारिया को यहाँ से यहाँ पे ले आए, तो एक हिस्से आगे ले गए ना, एक डिजिट आगे ले गए, तो वो एक डिजिट आगे लेके गए, इसका 10 की पावर -1 आना है, और ये 10 की पावर -11 पहले मौजूद है, वो -1 इशारिया को आगे ले जाने का, और ये -11 ये वाला, तो -12 हो गया, साथ मीटर लगा दो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू 13.8, और ये बन गया पिकोमीटर। तो ये हमने जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ फाइंड कर ली, क्योंकि उसने उसकी एनर्जी दी हुई है। ठीक है, उसने एनर्जी दी है और वेवलेंथ उसने पूछी थी इंसिडेंट फोटोन की, तो हमने एनर्जी और वेवलेंथ के बारे में सीखा हुआ है कि अगर हमें एनर्जी दे के वेवलेंथ पूछे तो ये फार्मूला, और वेवलेंथ दे के एनर्जी पूछे तो फिर इन दोनों को आप इस तरह चेंज करके वो भी इसी फार्मूला से फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसके नेक्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि ए पार्ट में हमने स्कैटर्ड वेवलेंथ 30 डिग्री के लिए फाइंड करनी है। तो देखिएगा यहाँ पे हम कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब चूंकि हम पहले पार्ट को सॉल्व करें तो इसके लिए हम θ1 लगाएंगे। ठीक है, θ1 ये फर्स्ट एंगल को सॉल्व कर रहे हैं 30 डिग्री को, और इसके लिए लैम्डा के साथ भी λ1 लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, बाय पुटिंग वैल्यूज़ लिख लीजिएगा। मैं इसको ऐसे सॉल्व करने लगा हूँ, तो ये बनेगा डेल्टा λ1 इज इक्वल टू एच की वैल्यू देखें क्या है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा नीचे करके, डेल्टा λ1 इज इक्वल टू एच जो है ये होता है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 ओवर एम नॉट। अब एम जो है वो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मैस पुट करना है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के अंदर इस फोटोन को स्ट्राइक करवाते हैं। तो मैस किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मैस होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो आपने ये पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर ये वैल्यूज यूज़ करके आए हैं, हम गिवन डाटा के अंदर लिखते रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने नहीं लिखी, आप लिख सकते हैं। एच की वैल्यू भी गिवन डाटा में लिख सकते हैं, सी लाइट स्पीड ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। ना लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लें। सी जो है ये लाइट की स्पीड है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 होती है, इंटू 1 माइनस कॉज, और θ1 जो है वो हमारे पास 30 डिग्री है, जो उसने फर्स्ट पार्ट में दिया है, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री लगाते हैं। अब मैं आपके सामने इसको सॉल्व करूंगा, इसको बड़ी ध्यान के साथ समझिएगा, चूँकि इसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है, वो भी इसी जैसा ही होगा। ये समझ आ गया तो वो समझना आसान हो जाएगा। तो ये है डेल्टा λ1 इज इक्वल टू, देखें पहले आप इस तरह करें, मैं इसको करने लगा हूँ 9.1 10 की पावर -31। ठीक है, इसको आप ज़रब दें इसके साथ 3 ज़रब 10 की पावर 8 के साथ। ठीक है, तो ये 2.73 ज़रब 10 की पावर -22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब मैं इसको ना इसके प्रोडक्ट पे डिवाइड भी करने लगा हूँ, ताकि ये मैं पूरा ही सॉल्व कर दूँ। तो ये है 6.63 10 की पावर -34
डिवाइडेड बाय नीचे वाला मैंने चूंकि पहले मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये मेरे पास आया 2.43। क्या आया? 2.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 आया। और ये कॉम्पोनेंट शिफ्ट आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा भी हुआ, H/m0c। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इसको भी समझिएगा। ये देखें मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाली, लेकिन इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। पहले आप इस तरह करें कि cos 30 यानी cos 30 ले लें, फिर 1 माइनस ये cos 30 वाला आंसर कर दें। ये मैंने किया तो ये आया 0.134 आया। अब हम इस तरह करेंगे कि ये जो है ना, ये 1 माइनस cos 30 हमने ये सॉल्व कर लिया, इनको भी सॉल्व करके ये लिख लिया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल्टा लैम्डा 1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2.43 और 10 की पावर -12। ठीक है, अच्छा तो ये मेरे पास है यहाँ पर 3 इशारिया, ठीक है, ये आया 3.26, 3.26 और साथ आया 10 की पावर -13 आया। तो यहाँ पर ये मीटर है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि इसको भी हम पिको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस तरह करते हैं 3.26 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर -13 है ना, तो इसको मैं 10 की पावर -1 अलग कर लेता हूँ, -12 अलग कर लेता हूँ। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करूँगा, कंबाइन करूँगा तो फिर 10 की पावर -13 बन जाएगा। ऐसा क्यों किया? चूँकि 10 की पावर -12 पिको होता है और वो हमने इसी से हासिल कर लिया। अब यहाँ पे आप इस तरह करें, देखें डेल्टा लैम्डा यानी वेवलेंथ में चेंज, डेल्टा किसको शो करता है? तो डेल्टा चेंज को शो करता है। जैसे डेल्टा वी हो तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो स्टूडेंट्स चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा? फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ। देखें ये है इंसिडेंट वाली, शुरू वाली, तो उसको हमने लैम्डा शो किया। तो जब स्कैटर्ड हो गई 30 डिग्री पे तो वो लैम्डा 1 है, यानी पहले वाली लैम्डा है जो इंसिडेंट हुई, और जो 30 डिग्री पे स्कैटर हुई है उसको हमने लैम्डा 1 का नाम दिया। तो बाद वाली माइनस पहली, बाद वाली लैम्डा 1 है, बाद वाली, और शुरू वाली ये हमने फाइंड कर ली। तो डेल्टा लैम्डा क्या होगा? बाद वाली माइनस पहले, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा इसको लिखते हैं, ये 10 की पावर -1 को ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों कंबाइन कर दो, ये बनेगा 0.02326 इन दोनों को। और ये जो 10 की पावर -12 है इसको पिको मीटर लिख लो, इसको लिख लिया पिको मीटर। ठीक हो गया। अब हमने चूंकि लैम्डा 1 फाइंड करना, तो लैम्डा 1 इक्वल होगा, इस लैम्डा को इधर ले आओ, ये है 0.326 पिको मीटर, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा। अच्छा लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0.326 पिको मीटर प्लस लैम्डा क्या है? ये देखें लैम्डा है 13.8, ये भी पिको मीटर में है। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर दें और आंसर आपका पिको मीटर में ही आएगा। तो देखें अगर मैं 13.8 में ऐड करूं 0.326 तो ये आएगा 14.1। कितना आया? 14.1। तो ये अगर 30 डिग्री पे स्कैटर करवाएंगे तो वेवलेंथ इतनी हो जाएगी। देखिए यही कॉम्पोनेंट इफेक्ट है कि इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ 13.8 है, और जो 30 डिग्री पे जब स्कैटर होगी तो फिर वेवलेंथ 14.8 हो जाएगी। तो इंसिडेंट वेवलेंथ कम और जो स्कैटर्ड हुई है वो वेवलेंथ ज़्यादा आई। तो इसी को तो कॉम्पोनेंट इफेक्ट कहते हैं कि ऐसा फिनोमिना जिसमें एक्स रे जो है स्कैटर्ड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाए इंसिडेंट से, तो ये फिनोमिना कॉम्पोनेंट इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसी तरह सेम टू सेम आपने बी पार्ट सॉल्व करना है, मैं आपको करवाता हूँ। इसी को यूज़ करें, देखेंगे यूजिंग, है ना, यूजिंग डेल्टा लैम्डा 2। ठीक है, अब इसको लिखूंगा डेल्टा लैम्डा 2 इज इक्वल टू H/m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये सेम फार्मूला यहाँ पे 1 लगाया था, अब यहाँ पे हमने 2 लगा लिया। तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये बनेगा डेल्टा लैम्डा 2 इज इक्वल टू H की वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 ओवर m0। ये देखें यही पुट करना है, m0 9.1 ज़रब 10 की पावर -31, और c जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 1 माइनस कॉस, लेकिन थीटा यहाँ पे आप 60 डिग्री पुट कर दें चूँकि हमारे पास थीटा 260 डिग्री है। सेम वैल्यू पुट की, बस यहाँ पे 30 डिग्री है वो ए पार्ट है, बी पार्ट में आपने 60 डिग्री पुट कर देना है और लैम्डा 2 का नाम देना है।
अब इसको आप सॉल्व करें तो डेल्टा लैम्डा 2 हमारे पास, ये हमने सॉल्व किया, ये वाला फैक्टर तो ये बना था, ये वाला यानी 2.43 ज़रब 10 की पावर -12 बना था। अब 1 माइनस cos 60 कर लें, पहले आप cos 60 लीजिए और फिर ये 0.5 आएगा, तो 1 माइनस 0.5 तो ये भी 0.5 आता है। अब आप इस तरह करें, 0.5 को 2.43 से ज़रब दे दें, ठीक है, और वो जो 10 की पावर -12 है ना, उसको मत छेड़ें। वहाँ पे भी हमें यही करना चाहिए था, ये 10 की पावर -12 ऐसे ही रहने देते और इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देते तो ये 0.326 आ जाता, यानी हमें फिर इसको तोड़ना ना पड़ता। तो आप देख लीजिए, ये 10 की पावर -12 जो है ना, इसको आप वैसे ही लिख लीजिए इसको, यानी वो पिको बन जाएगा, और ये 0.134 को 2.43 ज़रब देंगे तो ऑटोमेटिक ही 0.326 आ जाएगा, और ये 10 की पावर -12 पिको बन जाएगा। तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने फिर भी करवा दिया ताकि आपको इस तरीके से भी पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये 10 की पावर -12 वैसे ही 0.5 को मैं ज़रब दे रहा हूँ 2.43 के साथ, तो ये आता है 1.22, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा लैम्डा 2, ये क्या होगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। जिस तरह डेल्टा लैम्डा 1 मैंने समझाया, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा है, तो डेल्टा लैम्डा 2 क्या होगा, लैम्डा 2 यानी फाइनल जो वेवलेंथ है वो माइनस जो इनिशियल है, जो इंसिडेंट है वो वाली। अच्छा, ये है 1.22 पिकोमीटर, चूंकि इसका मीटर होता है ना, तो 10 की पावर -12 पिको हो गया। अच्छा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1.22 पिकोमीटर, और ये लैम्डा इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस लैम्डा। अब इस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1.22 पिकोमीटर प्लस ये लैम्डा क्या है, ये देखें, ये है 13.8 पिकोमीटर। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो लैम्डा 2 हमारे पास इक्वल आया ओके 1.22 प्लस 13.8, तो ये आया 15.0, ठीक है, 15 ही आ गया, 15 पिकोमीटर। तो देखिए हमने दोनों वेवलेंथ फाइंड कर ली हैं। अगर हम 30 डिग्री पे स्कैटर करवाएंगे तो वेवलेंथ इतनी हो जाएगी, 60 डिग्री पे स्कैटर करवाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, यानी एनर्जी मज़ीद कम हो जाएगी, 15 पिकोमीटर आएगी। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर नंबर 18 का लास्ट न्यूमेरिकल। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको चैप्टर नंबर 18 के न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने हर न्यूमेरिकल आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप विद प्रॉपर हेडिंग्स के साथ समझाया। अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करके पेपर में अटैम्प्ट करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।